नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन के बारे में, जिसमें हम थर्ड यूनिट आज कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सेकंड यूनिट कंप्लीट करी थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका नाम चिंतनशील अधिगम और प्रकृति और साधन है। तो इसमें हम जानेंगे किन किन चीज़ों के बारे में जो यहाँ पे बताई जा रही है, जैसे पत्र और डायरियों के माध्यम से हम चिंतनशील अधिगम कैसे कर सकते हैं। अकादमिक लेखन के बारे में जानेंगे हम, इसमें चिंतनशील लेखन के विभिन्न साधन क्या है। दैनिक और पेशेवर जीवन में चिंतनशील प्रथाओं के बारे में, और लेखन कौशल को बढ़ाने और एक परिप्रेक्ष्य विकसित करने में हम आज इस बारे में जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि हम जो चिंतन करते हैं वह बहुत अस्थिर होता है जब तक हम उसे दस्तावेज और रिकॉर्ड करने के लिए सचेत प्रयास नहीं करते, क्योंकि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो वो केवल कुछ ही देर के लिए हमारी मेमोरी में रहता है, उसके बाद वे स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो इसके लिए ज़्यादा आवश्यक है कि हम उसे किसी दस्तावेज में रिकॉर्ड कर लें, ताकि हमें वे आगे चलकर भी हमारे काम आ सके। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अधिक विशेष रूप से हम सभी को अपने चिंतन को सीखने के लॉग, डायरी लेखन, पत्र, संवाद या उपलब्धियों के रिकॉर्ड और व्यक्तिगत विकास योजनाओं के रूप में प्रमाणित करने की आवश्यकता है। हमें जो भी हमारा चिंतन है उसको हमें डायरी लेखन, पत्र या संवाद के माध्यम से रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है। व्यक्तित्व के हमारे समग्र विकास के लिए यह हम में से प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण है। और इसका जो अभ्यास है चिंतनशील का, वो 21वीं सदी के सीखने के कौशल का एक हिस्सा है। जैसा यहाँ पे लिखा है कि शिक्षक शिक्षा का भी का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ शिक्षकों को भी अपने चिंतनशील अधिगम के रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि चिंतनशील अधिगम को रिकॉर्ड्स एट एल द्वारा सीखने के एक साधन के रूप में प्रदर्शन और अनुभव पर चिंतनशील अधिगम का जानबूझकर उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थात इसमें जो चिंतनशील अधिगम है उसमें जो प्रदर्शन और अनुभव है उसका जानबूझकर प्रयोग किया गया है, ताकि इसके माध्यम से हम सीखें, हमारी जो चिंतन करने की क्षमता है उसमें विकास हो। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पत्रों के बारे में बता रखे थे, जो महात्मा गांधी थे और कवि रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि उन्होंने किस प्रकार से जो हमारा समय था आज़ादी का, उस समय पत्राचार करा था। उन्होंने एक दूसरे के पास भी पत्र भेजते थे। पत्र भेजने का जो एक उद्देश्य था वे केवल यही संदेश देना नहीं था कि राष्ट्रवाद, सभ्यता, प्रकृति, समाज, शिक्षा, स्वदेशी आंदोलन आदि पर एक दूसरे को विचार लिखना, बल्कि वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि इससे एक व्यक्ति को समझने में मदद मिलती थी, और इससे जो बहुमुखी दृष्टि, रुचि और गतिविधियां थी उसको सार्वभौमिक करने में सहायता मिलती थी। तो यहाँ पे उन्हीं सब के बारे में पे चर्चा की जा रही है। वहाँ की उन पत्रों की कुछ पंक्तियां भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये आगे यही चर्चा की जाती रही है। जैसे प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन और राजनीतिक बहस के युग में पत्र इस बात का मार्मिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि निजी अहंकार को कोई गुंजाइश देने के बजाय सार्वजनिक भलाई को बेहतर और उन्नति के लिए एक दूसरे के लिए गनीमा बनाए रखते हुए दृढ़ विश्वास के साथ खड़े होने के लिए मित्र और बौद्धिक विरोधी दोनों होने का क्या अर्थ है। तो इसमें वही बातें बताई जा रही है, पत्रों के थोड़े बहुत इसमें महत्व के बारे में, बाकी वही चर्चा की जा रही है इसमें। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जैसे पत्रों के बारे में पूरी चर्चा की जा रही थी कि पत्र किस प्रकार से उपयोगी होते हैं, हम किस प्रकार से उसमें अपनी संवेदनाएं डाल करके दूसरे व्यक्ति तक उसे पहुंचा सकते हैं। अब इसमें आ जाता है डायरियाँ। जैसा कि आपने डायरियों के बारे में पहले भी पढ़ा होगा कि डायरी एक निजी जगह होती है, एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें अपनी निजी बातें लिखते हैं जो केवल हमारे लिए ही होती है। आपने इसमें एनी फ्रैंक की डायरी का नाम सुना होगा, जहाँ व्यक्ति काम से लेकर स्कूल तक और बीच बीच में हर चीज पर अपने विचार, भावनाएं और राय रख सकता है। डायरी लेखन किसी के विकास और व्यक्तिगत विकास को रिकॉर्ड करने का एक शानदार तरीका है। अधिक प्रविष्टियां पीछे मुड़कर देखने का अवसर देती हैं और देखने कि समय के साथ क्या बदल गया है। डायरियां सभी प्रकार की होती है, जैसे फूड डायरी होगी, हेल्थ डायरी, अकादमिक डायरी।
और उसमें बताया जा रखा है कि जैसे एक डायरी को हमें शुरू करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो हमें बस इसके लिए ये पता होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है, और हमारे मन में लिखने की इच्छा होनी आवश्यक है बस। और उसमें कुछ आवश्यक ज़रूरी जो भी चीज़ें होती है वो ज़रूरी नहीं है, बस हमारे मन में इच्छा, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है। अब एक डायरी एंट्री क्या होती है? तो डायरी एंट्री मतलब एक खंड हो, एक लिखने का तरीका होता है बस, कि तिथि के अनुसार हम जब किसी व्यवस्थित चीज़ को डायरी में लिखते हैं तो वह डायरी एंट्री कहलाती है। आपकी डायरी में प्रविष्टियाँ हैं कि आप उन पर उन विचारों, भावनाओं को कैसे व्यवस्थित करते हैं जिन्हें आप उसमें डाल रहे हैं। डायरी प्रविष्टि करते समय जिन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए वे बिंदु कुछ यहाँ लिखे जा रखे हैं। जैसे आप अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं कि जैसे आपने आज क्या सीखा, क्या हासिल करा, क्या आप हासिल करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, ये सब बातें यहाँ पे आप दे सकते हैं। एक प्रारूप चुने, मतलब एक एक मैं कहूँगा ढांचा चुने जिसके अंदर आपको रखनी है अपना जो भी लेख है, अपने विचार है, वो अभिव्यक्त करने हैं। हो सकता है कि उन चीज़ों की एक सूची बनाना जो भविष्य में पूरा करना चाहते हैं, उसमें आपको द्वारा की गई बातचीत, आपकी इच्छा भी शामिल हो सकती है, या उस दिन किसी के विचार के बुलेट पॉइंट्स में प्रविष्टि हो सकती है। कुछ लोग छोटे नोट्स में लिखना पसंद करते हैं, अन्य विस्तृत पैराग्राफ में लिखना पसंद करते हैं। तो ये कुछ बातें आ गई, जैसे कि मुझे कुछ करना है तो अगर मैं चाहूँ तो उसे छोटे पॉइंट्स में भी लिख सकता हूँ, या पूरा पैराग्राफ बना के भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे बताई जा रखी है बातें। और यहाँ पे एक युवा लड़की की डायरी, एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक, या आपने 10th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे उसके कुछ अंश दे रखे हैं, तो आप इन्हें चाहे तो पढ़ सकते हैं। इससे आपको पता लग जाए कि अगर आपको डायरी लिखनी है तो किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जो अब इसमें एक साधन के रूप में रिफ्लेक्टिव लर्निंग के टूल्स यहाँ पे बताए जा रखे हैं। जो हमने चिंतनशील अधिगम के साधन अभी ऊपर में जाना था कि क्या क्या हम जानेंगे चिंतनशील अधिगम के बारे में। तो इसमें जैसा बताया जा रखा है कि साधन वे माध्यम है जो चिंतनशील अधिगम की सुविधा प्रदान करते हैं, जिनके माध्यम से हम चिंतनशील अधिगम कर सकते हैं, वे साधन कहलाते हैं। जैसे हमारे विचारों, अनुभवों और कार्यों को प्रतिबिंबित करने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है। जैसे यहाँ पे पहला है जनरल राइटिंग। आप इसे जर जर्नल राइटिंग कहेंगे इसे। तो जर्नल राइटिंग जो निर्दिष्ट या व्यक्तिगत विषयों पर व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि, चिंतन और प्रश्नों को रिकॉर्ड करने की एक प्रक्रिया है। तो इसको सामान्य भाषा में मैं कहूँगा कि व्यक्तिगत विषयों पर अपनी व्यक्तिगत विचार या चिंतन के द्वारा जो भी कुछ हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारी जर्नल राइटिंग में आ जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, इसे कक्षा में सौंपे गए जर्नल प्रोजेक्ट्स के उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसमें दैनिक अनुभवों, पढ़ने के कार्य, वर्तमान घटनाओं या विज्ञान के प्रयोगों के बारे में शिक्षार्थी विचार शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार जो जर्नल प्रविष्टियाँ चिंतनशील लेखन का एक रूप है, जिसका उपयोग किसी ऐसी चीज़ पर विचार करने और प्रतिक्रिया देने के लिए किया जा सकता है जिसे किसी ने पढ़ा या सीखा हो। मतलब इसमें पढ़ी या सीखी गई बातों पर हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपने विचार रखते हैं। तो ये आ गया जर्नल राइटिंग के बारे में। इसमें सावधानी रखने वाली ये बात है कि हमें केवल उन्हीं बातों को उसमें नहीं लिख देना है कि जो हमने पढ़ा, और जो हमारी भावना है उसी को ध्यान में रखकर सभी चीज़ों को नहीं कर देना। इसमें हमें अपने विचारों को अच्छी प्रकार से अपनी क्षमता विकसित करनी है, अपनी जांच करने की क्षमता जो इसमें है उसको विकसित कर उसका प्रदर्शन करना ज़रूरी है, ताकि उसमें हमारी आलोचनात्मक दृष्टिकोण जो है वो निखर के सामने आ सके, ताकि अगर कोई भी उसे पढ़े तो उसके सामने आलोचना जो भी बातें सब कुछ साफ हो सके। जर्नल लेखन हमें विभिन्न विचारों और लेखन रणनीतियों के माध्यम से नेविगेट करने की अनुमति देता है। यह भी खोजपूर्ण लेखन का एक रूप है। विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं हैं, जहाँ जैसे अकादमिक जर्नल आपने देखा हो, करंट अफेयर्स जर्नल आते हैं, साप्ताहिक होते हैं, कुछ कुछ मासिक होते हैं, कुछ वार्षिक होते हैं। व्यावसायिक पत्रिकाएं आपने देखी होंगी। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जर्नल राइटिंग के जो टाइप्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखे कि जो भी अकादमिक जर्नल राइटिंग के लिए जो हमें आवश्यकताएं होंगी, वो ज़रूरी नहीं कि हमें दूसरी जो जैसे करंट अफेयर्स जर्नल के लिए वो ज़रूरी वो उसका उपयोग उसमें भी हो सके। मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
जैसे यहाँ पे लाभ बताया जा रखा है जर्नल राइटिंग का क्या लाभ होता है यहाँ पे, जैसे कक्षा और शिक्षक के आधार पर कक्षा पत्रिकाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है कि कक्षा के लिए कौन सी उपयोगी है, कौन सी शिक्षक के लिए उपयोगी है, अर्थात स्टूडेंट्स के लिए कौन सी उपयोगी है और कौन सा टीचर के लिए उपयोगी है। जो चीज़ आवश्यक नहीं है कि जो चीज़ शिक्षक के लिए उपयोगी हो वो शिक्षार्थी के लिए भी उपयोगी हो। इसमें दूसरा पॉइंट जैसे यहाँ पे जर्नल लेखन हमें लेखन के बारे में और अधिक आश्वस्त होने का अवसर प्रदान करता है। यह उन विषयों के बारे में अपने दृष्टिकोण को भी विस्तृत करता है जिन पर कोई लिख रहा हो। जैसे अगर कोई किसी बात पर कोई लेख लिख रहा हो और हमें उसके बारे में हमने जनरल में कुछ पढ़ रखा हो, जनरल राइटिंग में उसके बारे में किसी लेख में हमने पढ़ रखा हो, तो हम उस विषय को ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त जर्नल प्रविष्टियां लेखन से जुड़े तनाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। एक ऐसा कार्य जो कुछ लोगों को कठिन लगता है, जैसा आपने क्लास में ये महसूस किया हो कि जब भी आपके टीचर्स आपको ऐसे कुछ लिखने के लिए कहते हैं कोई आर्टिकल लिखो इस विषय पर, तो आपको उसे लिखने में थोड़ी कठिनाई आती है। लेकिन जब आप जर्नल राइटिंग या कुछ भी लेख लिखना शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ये हेजिटेशन जो तनाव है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इसमें यही कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है व्याकरण और वर्तनी या काम को चमकाने के बारे में चिंता करने की इसमें कोई ज़रूरत होती नहीं है। इसमें आप महत्वपूर्ण बिंदुओं और तर्कों को याद करके व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं। अन्य छात्रों के समान रीडिंग के बारे में जर्नल प्रविष्टियों को साझा करना भी अपने स्वयं के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और विरोधी स्थितियों को समझने में मदद कर सकता है। अब दूसरा इसमें आता है साधन, जो हम पढ़ रहे थे चिंतनशील अधिगम के साधन, उसमें ये दूसरा पॉइंट है हमारा ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग या वेब ब्लॉगिंग, आपने ये नाम बहुत सुना होगा। जो जो भी हम आपने इंटरनेट पे कई बार देखा होगा कि कुछ लोग अपने ब्लॉग्स लिखते हैं, अपनी जो उनकी दैनिक दिनचर्या होती है उसके बारे में वे वहाँ पे बताते हैं। जो भी अगर कोई कहीं पे यात्रा कर रहा होता है तो वह उसके बारे में ब्लॉग देता है, मतलब एक अपना छोटा सा विवरण हम कहें तो वो साझा करते हैं अन्य लोगों से, या इंटरनेट के माध्यम से वे वैश्विक पटल पर अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ब्लॉगिंग या वेब ब्लॉगिंग का उपयोग लंबे समय से जर्नलिंग पद्धति के रूप में किया जाता रहा है। जैसा हमने ऊपर में बात की है कि जर्नल जो होता है उसमें हम अपने विचारों अपने भावों को एक व्यवस्थित ढंग से रखते हैं। इसमें किसी के लिखित विचारों को रिकॉर्ड करना, उसे सार्वजनिक स्थान पर साझा करना शामिल है। जैसे इंटरनेट हो गया, और भी सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स, आप फेसबुक देख सकते हो, इंस्टाग्राम देख सकते हो, आप लिंक्डइन पर देख सकते हो, यूट्यूब पर भी कई ब्लॉग्स देते हैं। तो वो होता है वीडियो ब्लॉगिंग करना होता है, और एक होता है एक सामान्य रूप से जो लिखते हैं उस चीज़ के बारे में। शिक्षा में ब्लॉगिंग प्रारंभिक दिनों में मुख्य रूप से शिक्षकों द्वारा अपने अनुभवों, विचारों, यहाँ तक कि कक्षा की गतिविधियों को अन्य शिक्षकों के सामान्य दर्शकों के साथ साझा करना शामिल था। जबकि कुछ अन्य शिक्षकों ने पारंपरिक शिक्षकों की तुलना में अपने शिक्षण में नयापन लाने के लिए ब्लॉगिंग का उपयोग किया है और अपने शिक्षण में शामिल किया है। कुल मिलाकर हालांकि ब्लॉगिंग की अपील एक औसत छात्र की तुलना में वाचाल धारा प्रवाह लेखक के लिए अधिक उपयुक्त है। जैसे जैसे अगर आप एक एज ए स्टूडेंट आप फर्स्ट टाइम अगर ब्लॉग लिखें तो आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, ये बात यहाँ पे बताई जा रखी है। लेकिन जो एक वाचाल धारा प्रवाह अगर कोई लेखक है जिसका काम ही है लिखना, तो उसके लिए उपयुक्त माध्यम है। इसके माध्यम से वे अपनी बातों को और ज़्यादा लोगों के सामने रख सकता है, और ज़्यादा लोग उसकी बातों को समझेंगे, पढ़ेंगे, इत्यादि चीज़ें। और इसमें जो रचनात्मकता है उसको अगर आप थोड़ा बढ़ा दें और कल्पना के साथ उसे प्रस्तुत करें तो ये एक शक्तिशाली चिंतनशील शिक्षण उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है। इसमें गिब्स ने अपनी पुस्तक लर्निंग बाय डूइंग में चिंतनशील सीखने के चक्र की रूपरेखा तैयार की है। इसकी चर्चा भी आगे की जा रही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वह मुख्य रूप से शिक्षकों और उनके शिक्षण अभ्यास से बात कर रहे थे, करके सीखने के लिए आत्मचिंतन तथा मूल्यांकन और फिर दोहराना जैसे एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में पालन किया जा सकता है। लाभ ब्लॉग के लिए लेखन, छात्र जो कुछ सीखा उसे व्यक्त करना सीखते हैं अपनी राय के साथ साथ एक ऐसे संदर्भ में जो एक एकल दर्शक शिक्षक से बड़ा होता है। इसमें सहकर्मी बातचीत और प्रतिक्रिया प्रक्रिया के माध्यम से ब्लॉग पर लिखने टिप्पणी करने से छात्र अधिक जागरूक हो जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स में कई बार बातचीत होती है, क्या उसने क्या प्रतिक्रिया दी, उस प्रतिक्रिया को जब हम किसी ब्लॉग पर लिखते हैं
और टिप्पणी करते हैं उस पे, किसी दूसरे के ब्लॉग पे जब हम टिप्पणी करते हैं तो इसमें जागरूकता हमारी बढ़ जाती है। इससे हमारा लेखन वो होता है जो दर्शकों द्वारा पढ़ा जाता है, कई दर्शकों द्वारा, और समय के साथ वे और अधिक जागरूक हो जाते हैं। छात्रों को स्पष्ट रूप से लिखने की आवश्यकता महसूस होने लग जाती है। और इसमें जैसे कि समय के साथ भूमिकाओं का स्वाभिभाजन तब होता है जब छात्र खुद को ऐसे कार्यों में व्यवस्थित करते हैं जो उनके कौशल और व्यक्तित्व दोनों के अनुकूल होते हैं, और इसलिए यह टीम वर्क, सहयोग और अनुकूलता को बढ़ाता है। इस तरह ब्लॉग का उपयोग छात्रों के लेखन में सुधार करने के लिए किया जा सकता है, विशेष रूप से विश्लेषण और आलोचना में कौशल विकसित करने में किया जा सकता है। इसकी सीमाएं जैसे यहाँ पे बताई जा रखी हैं कि व्यक्तिगत ब्लॉग पक्षपाती हो सकते हैं, उनमें गलत जानकारी हो सकती है। जैसा कि आपने कई बार ब्लॉग्स पे पढ़ा हो कि हर ब्लॉगर अपनी अपनी बात, एक टॉपिक पे अपनी अपनी राय रखता है। कुछ ब्लॉगर तथ्यों को कई बार गलत तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं, तो उसमें कई बार गलत जानकारी मिल जाती है, पाठक या जो दर्शक हैं उनके पास गलत जानकारी पहुंच जाती है। ब्लॉग समय लेने वाला हो सकता है, कि नियमित अपडेट लिखने के लिए समय निकालना घर का काम बन सकता है। जैसे अगर आप ब्लॉग लिखना स्टार्ट करेंगे, आपने किसी जैसे इंडिया की पॉवर्टी पे अगर आपने कोई ब्लॉग लिखा है, या आपने किसी ऐसी चीज़ के बारे में लिखा जिसमें अपडेट्स आते ही रहती है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आपने कुछ लिखा है, या आपने कि बाज़ार में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, सेंसेक्स के बारे में आपने लिखा है, या फिर आपने शेयर मार्केट के बारे में लिखा है, या आप इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ लिखते हैं, या हिस्ट्री में कोई अगर जैसे हड़प्पा इत्यादि के बारे में आप लिखते हैं, और अगर उसमें कोई नई खोज हुई है तो आप उसके बारे में अपडेट करना होगा आपको वहाँ पे, नहीं तो वो जानकारी किसी के लिए भी उपयोगी नहीं हो सकती है। लोग असभ्य या अनुचित टिप्पणी भी छोड़ सकते हैं, आपने कई बार कमेंट्स में भी देखे होंगे। जैसे ब्लॉगर, यूट्यूब पे भी कई ब्लॉग्स होते हैं जिनके कमेंट्स थोड़े असभ्य टाइप के होते हैं, अनुचित टिप्पणी छोड़ जाते हैं वो लोग। और या फिर आप उसमें पढ़ सकते हैं, जैसे आप किसी वेब ब्लॉगिंग साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं कि आप लोग कुछ असभ्य तरीके के शब्दों का उपयोग करते हुए अनुचित अनुचित टिप्पणी करते हैं। आसपास बहुत सारे नीरस ब्लॉग हैं, कुछ पढ़ने लायक खोजने से पहले आपको कई को देखना पड़ सकता है। और इसमें अब हमारा थर्ड जो टूल है रिफ्लेक्टिव लर्निंग का, इसमें हम दृश्य और श्रव्य, ऑडियो एंड विजुअल, इसके बारे में देख सकते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा इसमें कई बातें बता नहीं रखी हैं, तो इसमें सीधे सीधे बात है। दृश्य वह माध्यम, वह ऑडियो का मतलब तो जिसे आप सुन सकते हैं, और विजुअल का मतलब जिसे हम देख सकते हैं। तो इसी का प्रयोग करके हम किस प्रकार से अपने चिंतनशील अधिगम को विकसित कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा की जा रखी है। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी शैक्षिक आवश्यकताओं और समस्याओं से निपटने में शामिल प्रक्रिया उपकरणों का एक संयोजन है। तो उसमें जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है वो शैक्षिक आवश्यकताओं और समस्याओं से निपटने में शामिल प्रक्रिया और उपकरणों का एक संयोजन है, जिसमें सबसे वर्तमान उपकरणों को लागू करने पर जोर दिया जाता है। प्रौद्योगिकी एक टेक्नोलॉजी के रूप में आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम उसका आवश्यकताओं, जो आज की एजुकेशन की जो नीड्स हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उनको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, उन नीड्स को पूरा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर और अन्य प्रौद्योगिकियाँ, यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी इंटरनेट तक ही सीमित नहीं है। जैसे कि हम कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी, इंटरनेट बहुत आज बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये सिर्फ इंटरनेट तक ही नहीं है, इसमें कई सारे उपकरण और आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे CD रोम, वीडियो, ऑडियो, टेलीविज़न आदि जैसे सरल तकनीकें शामिल है, और इसके कई उपयोग भी हो सकते हैं। जैसे CD इत्यादि के बारे में आपको पता होगा कि CD इत्यादि में आप कोई भी अपने फाइल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, दस्तावेज़ों को उसमें रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। वीडियोस में आप कई चलचित्रों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो में आप किन्हीं की बातों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई अगर किसी ने स्पीच दी है तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। टेलीविज़न के माध्यम से हम बहुत सी चीज़ों को सीख सकते हैं, देख सकते हैं, तो इत्यादि इसमें चीज़ें आ जाती हैं। आज ऐसे तकनीकों का उपयोग न केवल कक्षा में सीखने तक ही सीमित है, बल्कि एक प्रभावी चिंतनशील उपकरण के रूप में उपयोग किए जाने पर व्यक्तिगत विकास को भी बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। और इसमें सीखने की प्रक्रिया के रूप में महत्वपूर्ण घटक के रूप में श्रव्य दृश्य के माध्यम से चिंतनशील अध्ययन के लाभों पर हिनेट द्वारा अच्छी तरह से चर्चा की गई है। तो बस आप इसको इतना ही ध्यान में रखें कि हिनेट द्वारा इसमें चर्चा की गई है। क्या चर्चा की गई, इसमें बातें उसने
पूछी नहीं जाएंगी। आपको बस अच्छे से पता होना चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, दृश्य और श्रव्य का क्या मतलब होता है, इसमें क्या चर्चा की जा रखी है। डेवी के बाद से, डेवी भी इसमें एक जो हम कहते हैं कि एज अ टीचर जो थिंकर्स होते हैं वो आप कह सकते हैं, डेवी के बाद से चिंतनशील सीखने की प्रक्रिया का वर्णन और समर्थन करने के लिए विभिन्न मॉडल विकसित किए गए हैं और कई समान प्रारूप का पालन करते हैं। एक प्रारंभिक वर्णनात्मक चरण के साथ एक अधिक महत्वपूर्ण मूल्यांकन के बाद जिसे बाद में भविष्य के कार्यों को निर्धारित करने के आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न विद्वान द्वारा 4 तरीकों की पहचान करते हैं कि किस प्रकार से हम प्रौद्योगिकी चिंतन के लिए शक्तिशाली मचान प्रदान कर सकती है। जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी वो चिंतन सोचने के लिए किस प्रकार से शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य कर सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रक्रिया प्रदर्शन, देखना, समस्या समाधान और सोच प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करना। समस्या क्या है, उनका समाधान क्या है, सोचने की क्या प्रक्रिया, उसको विजुअल करना। प्रक्रिया संकेत, सीखने के दौरान प्रक्रियाओं को विशिष्ट पहलुओं पर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। प्रक्रिया मॉडल, विशेषज्ञों की सोच प्रक्रियाओं का मॉडलिंग ताकि छात्र कार्रवाई में अपनी प्रक्रिया से तुलना कर सकें। जो भी विशेषज्ञ हैं उनकी क्या प्रक्रिया रही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसके ऊपर उस प्रॉब्लम के ऊपर उनका क्या मॉडल है और छात्र क्या कार्रवाई कर रहे हैं, छात्रों ने क्या किया है, उनके ऊपर उनका क्या मॉडल है, तो छात्र इससे तुलना कर सकते हैं प्रक्रिया मॉडल के माध्यम से। और जैसा यहाँ पे लिखा है कि और चिंतनशील सामाजिक प्रवचन के लिए मंच, कई दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं प्रदान करने के लिए समुदाय आधारित प्रवचन बनाना जिसका उपयोग प्रतिबंध के लिए किया जा सकता है। उनका तर्क है कि प्रौद्योगिकी अक्सर यह सुनिश्चित कर सकती है कि चिंतन को बढ़ाने के लिए मचान उन तरीकों से उत्पन्न होते हैं जो अधिक पारंपरिक सीखने के वातावरण में प्राप्त करना कुशल होता है। उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्देशित संकेतों के माध्यम से। जैसे यहाँ पे कुछ लाभ बता रखे हैं वीडियो और ऑडियो का जो टूल्स हैं उसका, कि कक्षा स्थान तक पहुंच रखने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी समूह की रिकॉर्डिंग सुन सकता है और उसकी रिकॉर्डिंग कर सकता है। उदाहरण के लिए शिक्षक प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन को सूचित करने के लिए कि कौन सा स्टूडेंट कितना प्रोग्रेस कर रहा है और उनकी वैल्यूएशन मूल्यांकन करने के लिए उनके चिंतन का उपयोग कर सकता है वीडियो और ऑडियो का। इसमें जैसे यहाँ पे बता रखे, डिजिटल उपकरणों ने छात्रों और शिक्षकों दोनों को उनकी प्रगति के बारे में अधिक जागरूकता देकर उनके काम की प्रगति की निगरानी करने में सक्षम बनाया है। छात्रों और शिक्षकों ने समय समय पर अपनी रिकॉर्डिंग की समीक्षा की, परियोजनाओं की प्रगति के पालन करना आसान था। यह छात्रों को अपने काम के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है, जो काम वे करने में सक्षम है और उनके द्वारा विकसित कौशल के बारे में जागरूक हो जाता है। सीमाएं, सभी को टेक सेवी होना होगा। शिक्षक को 21वीं सदी के सीखने के कौशल के साथ अद्यतन एक नवप्रवर्तनक होना चाहिए। हम में से अधिकांश इस बात से सहमत हो गए कि आज शैक्षिक और व्यावसायिक परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में 21वीं सदी के लिए छात्रों की तैयारी बढ़ाने के लिए उपलब्ध संसाधनों के उपयोग आईसीटी ने काफ़ी प्रासंगिक परिणाम प्राप्त किए हैं। यह बड़े पैमाने पर देखा गया है कि सीखने और सीखने की प्रथाओं में आईसीटी का सोच समझकर उपयोग काफ़ी प्रभावशाली है। तो इसमें कुछ बातें बताई जा रखी हैं, बाकी की हमने इम्पोर्टेंट बातें जो थी ऊपर कर ली हैं। मानव पूछताछ समूह, सहकारी अनुभवात्मक जांच का सार अनुभव और चिंतन के बीच एक जागरूक और आत्म आलोचनात्मक आंदोलन है जो कई चक्रों से गुजरता है। तो इसमें जैसे यहाँ पे मानव जांच समूह के बारे में बताया गया है कि यह मानव जांच समूह मिल करके एक संपूर्ण व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाते हैं। यह इस दृष्टिकोण से परिलक्षित होता है कि मानव जांच चक्र के दौरान कम से कम 3 अलग अलग प्रकार के ज्ञान प्राप्त किए जा सकते हैं और खोजे जा सकते हैं। पहला है अनुभवात्मक ज्ञान, जो लोगों, स्थानों और चीज़ों के साथ सीधे आमने सामने मुलाकात के माध्यम से प्राप्त होता है। दूसरा है अभ्यास के माध्यम से प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान, यह जानना कि कैसे कैसे कुछ करना। और तीसरा है प्रस्तावात्मक ज्ञान, कथनों और सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान। किसी भी मानव जांच समूह का पहला चरण संभावित सदस्यों के लिए अनुसंधान के लक्ष्यों, प्रकृति और कार्य प्रणाली पर सहमत होने के लिए एक साथ एकत्रित होना है।
तो इसमें मानव जात समूह के बारे में बताइए किस प्रकार से वे अपना कार्य करते हैं। वैसे मानव जात समूह के बारे में क्वेश्चन आया नहीं है, था पिछली बार, तो इस बार भी इससे कम जो है आने की संभावना है। लेकिन तब भी आप इसको थोड़ा पढ़ के जाना ताकि आप इसके बारे में बना बना के लिख सकें। तो इसमें दूसरे चरण में समूह के सदस्यों को अनुसंधान कार्रवाई में शामिल होने की आवश्यकता होती है। इसमें चरण ही बताए जा रखे हैं जो समूह सत्रों के दौरान या समूह के बारे उनके जीवन में की जा सकती हैं। यह व्यवहारिक ज्ञान की अवस्था है। तीसरे चरण में शामिल है पूरी तरह से की गई कार्रवाई का अनुभव करना। तो यहाँ पे जैसा पहला चरण था कि अनुसंधानों के लक्ष्यों, प्रकृति, कार्य प्रणाली पर सहमत होने के लिए एक साथ एकत्रित होना। दूसरे चरण में हमने कार्रवाई में शामिल होने की आवश्यकता और समूह सत्र के दौरान समूह के बारे उनके जीवन में की जा सकती है। ये दूसरे चरण में यह व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता। और जो तीसरा चरण है उसमें पूरी तरह से की गई कार्रवाई का अनुभव करना, यह अनुभवात्मक ज्ञान के चरण का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सदस्य क्या हो रहा है इसके लिए खुले हैं। इस चरण में अनुभव का अत्यधिक महत्व है। अनुसंधान चक्र के अंतिम चरण में समूह के सदस्य अब तक की जांच का एक साथ चिंतन करते हैं और समूह में और उसके माध्यम से अपने अनुभवों के आलोक में अपने मूल शोध प्रस्तावों पर विचार करते हैं। तो यहाँ पे ये गिब्स का चिंतनशील का एक चक्र है, तो इसको आप कर लेना। इसमें जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, फीलिंग्स, एवेल्युएशन, एनालिसिस, कंक्लूजन, एक्शन प्लान, तो इसमें यहाँ से ही सब कुछ आ जाता है। ये एक्शन प्लान जो दिख रहा है, एक्शन प्लान, फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड, फिर फीलिंग्स, व्हाट वर यू थिंकिंग एंड फीलिंग्स, फिर इवेल्युएट करना कि जो एक्सपीरियंस हुए आपको, बैड हुए गुड हुए, फिर उसको एनालाइज करना, फिर कंक्लूजन निकालना, फिर एक्शन प्लान तैयार करना। तो यही बातें चीज़ें आती रहती हैं कि इसमें चक्र में चलता रहता है। तो गिब्स का जो मॉडल है वो महत्वपूर्ण चिंतन के उपयोग को प्रोत्साहित करता है और विशेष रूप से उन शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु प्रदान करता है जो पहली बार चिंतनशील अभ्यास का उपयोग कर रहे हैं। अभ्यास चिंतनशील अभ्यास जो भी अभ्यास कर रहे हैं उसके बारे में ये हमारी काफ़ी सहायता करते हैं। ये काफ़ी हद तक गुणात्मक कार्य जिसमें अनुभवात्मक ज्ञान, समूह सेटिंग का उपयोग और परामर्श और समूह कार्य कौशल पर इसके चित्रण पर जोर दिया गया है। एक मानव जात समूह परामर्श और मनोचिकित्सक के लिए अनुसंधान के लिए बहुत ही उपयुक्त दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसमें बताया जा रहा है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। शिक्षा के बारे में वर्तमान बहस का एक बड़ा हिस्सा शिक्षकों की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना है। क्योंकि जो जिम्मेदारी होती है पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लेन देन में और पूरे स्कूल के विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की जो जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है, वो शिक्षक पर बहुत अधिक होता है। इसलिए ज़्यादा आवश्यक है कि हम शिक्षकों की क्षमता पर भी जोर दें। इसके लिए शिक्षक को एक चिंतनशील अभ्यासी होना चाहिए। क्रियात्मक अभ्यासी का मतलब जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनको जैसे एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं वैसे टीचर्स को भी एक लर्नर होना चाहिए, चिंतनशील अभ्यासी होना चाहिए ताकि वे चीज़ों को अच्छी तरीके से जितना जल्दी हो जितना अच्छे से हो सके समझ सके। क्रियात्मक अनुसंधान एक शिक्षक के निरंतर व्यावसायिक विकास की दिशा में एक तरीका है। लेकिन शुरुआत में यह स्पष्ट कर देना होगा कि क्रियात्मक शोध केवल प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है। क्रियात्मक इसमें थोड़ा बता रखा है क्रियात्मक अनुसंधान का विकास कैसे हुआ। तो इसमें जब सामाजिक मनोवैज्ञानिक और चिकित्सकों ने न केवल वैज्ञानिक ज्ञान की पीढ़ी के साथ बल्कि व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में इसकी उपयोगिता के साथ और सिद्धांत और व्यवहारों के बीच की खाई को पाटने के लिए काम किया, तब क्रियात्मक अनुसंधान का जन्म हुआ। जो भी हमारे सामाजिक वैज्ञानिक और चिकित्सक थे उन्होंने इस जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में किया, तब इसका जो भी है जन्म हुआ। तो जैसा यहाँ पे बता रखा है कि कर्ट लेविन ने सामाजिक समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से इस शब्द को गढ़ा, क्रियात्मक अनुसंधान को। इसके काम को आमतौर पर शुरुआती बिंदु उनके काम को आमतौर पर शुरुआती बिंदु को रूप में लिया जाता है जहाँ उन्होंने नियोजित परिवर्तन प्रक्रियाओं में भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना और एक प्रक्रिया अनुसंधान सिद्धांत का निर्माण किया जिसमें कार्रवाई अनुसंधान चरणों जिनमें से प्रत्येक योजना कार्रवाई के परिणाम को मूल्यांकन से बना है।
प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। जैसा यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान बताया रखा है, इस प्रकार एक क्रिया अनुसंधान अंत एक क्रिया अनुसंधान मुक्त अंत अनुसंधान है जिसमें तकनीकों को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से जांच की जाती है। पहले आपको स्टार्ट करना है वेयर यू आर इन द साइकिल, प्लान करना है, फिर एक्ट करना है, फिर ऑब्जर्व करना है, और फिर उसके बाद आपको रिफ्लेक्ट करना है जिसे विकसित किया गया। इसका केंद्र धारणा या विचार के माध्यम से अनुसरण करने की विकास की प्रक्रिया देखना होगा कि कैसे प्रगति कर रही है और लगातार इसके विकास की जांच कर रहा है। इस तरह देखा जाए तो क्रियात्मक शोध स्वयं मूल्यांकन का ही एक रूप है। क्रियात्मक अनुसंधान को एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। एक साथ मिलकर काम करके चिंता के दिए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जो वे जानते हैं उसे स्वीकार करें या फिर नया ज्ञान उत्पन्न करें। तो इसमें बातें वही बताई जा रही है कि क्रियात्मक अनुसंधान को अक्सर पेशेवर आधारित अनुसंधान के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि इसमें पेशेवर शामिल होते हैं और इसे आत्मचिंतनशील अभ्यास के रूप में भी जाना जाता है। आप इसमें टिक लगा सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान में, मतलब आप इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं कई बातों को। अभ्यास के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति या पेशेवर अपने स्वयं के काम को चिंतन करते हैं, अपने स्वयं क्या उन्होंने करा, किस प्रकार से करा, आत्मचिंतन जिसे हम कहेंगे। तो आत्मचिंतन करते हैं। क्रियात्मक शोधकर्ता न केवल दूसरों के जीवन की जांच करते हैं बल्कि साथ ही साथ स्वयं के शोधकर्ता के रूप में संबोधित करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का मूल सिद्धांत यह है कि शोध में एक समस्याग्रस्त क्षेत्र की पहचान करना, एक संभावित समाधान की कल्पना करना, इसे आजमाना, इसका मूल्यांकन करना और फिर मूल्यांकन के आलोक में अभ्यास को बदलना शामिल है। एक बुनियादी समस्या समाधान प्रक्रिया है। अनिवार्य रूप से क्रियात्मक अनुसंधान की पद्धति यह है कि शोधकर्ता को केवल मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि वे काम कर रहा है और वांछित उद्देश्य तक पहुंच रहा है। क्रियात्मक अनुसंधान एक सतत प्रक्रिया है और इसे एक बार के आधार पर नहीं किया जा सकता, इसलिए चक्रीय स्पाइरल प्रकृति की होती है। मतलब आप इसे एक ही बार एक बार के आधार पर नहीं कर सकते। यह एक चक्रिय है कि अगर ये प्रक्रिया यहाँ से शुरू होते, जैसे आपने इकोनॉमिक्स के अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ेंगे आगे जा कर के पॉवर्टी सर्कल के बारे में, ये गरीबी का दुष्चक्र। उसमें या फिर आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक स्पाइरल जो होता है वो गोल गोल घूमता रहता है एक चक्र की तरह, और एक चक्र ये भी एक चक्र भी जिस प्रकार से गोल होता है उसी प्रकार से जो हमारे अनुसंधान की जो प्रक्रिया है क्रियात्मक अनुसंधान वो भी एक सतत प्रक्रिया है। इसमें जो एक जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं दोबारा हम वहीं पर फिर से पहुंच जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही हमारा एंडिंग पॉइंट बन जाता है। जैसे यहाँ पे बता रखा है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। इसमें हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक्ट पर हैं तो हमने अपना काम करा और फिर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं, उसमें हम डेटा देख रहे हैं। उसके बाद हमने देखा, हम उसका फीडबैक दे रहे हैं कि उसका मतलब क्या हुआ, और अगर कुछ गलत है उसमें तो हम फिर से प्लान करके फिर से उसे एक्ट करेंगे। तो इसमें हम किसी भी स्टेज पर हो सकते हैं, चाहे हम ऑब्जर्व की स्टेज पर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा आवश्यक है कि हमने कुछ करा हो। तो ये चीज़ें घूमते रहती हैं, तो यही बातें यहाँ पे बताई जा रखी हैं। इसके लाभ क्या होते हैं, ये व्यक्तियों के लिए अपने अभ्यास की प्रकृति का पता लगाने और उसमें सुधार करने का व्यवहारिक तरीके से हमें ऑब्जर्वेशन जो हम कर रहे होते हैं तो इससे हमें पता लग जाती है कि हमने गलती कहाँ करी है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सॉरी। क्रियात्मक अनुसंधान अभ्यासियों को केवल ज्ञान प्रयोक्ता के बजाय ज्ञान निर्माता बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कि इसमें हम केवल सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ज्ञान को पढ़े जा रहे हैं, इसमें हमें ज्ञान का निर्माण करने के लिए भी ये सहायता करता है। कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कि उसकी रिपीटेशन करते रहे, हम उससे कुछ अलग चीज़ भी उसी में ऐड कर सकते हैं ताकि हम उस काम को और जल्दी कर सकें। तो इसी प्रकार से जैसे पहले बैलगाड़ी, फिर साइकिल, फिर मोटरसाइकिल इत्यादि जैसे बनते गया, तो आज इसका अब हमें समय बचाने में आसानी होती है।
तो यह पेशेवर विकास में मदद करते एक चिंतनशील अभ्यासी के रूप में विकसित होता है। सीमाएं क्रियात्मक अनुसंधान में मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, तो मॉनिटरिंग इसमें आवश्यक होती है। यह स्थान और समय की मांग करता है जो लगभग परिभाषा के अनुसार अभ्यास आसानी से नहीं देता। डेटा एकत्रित करने और समालोचना में कठोर बनाए रखना मुश्किल है। इसमें जो लास्ट पॉइंट है, पारंपरिक अनुसंधान की तुलना में इसे संचालित करना अधिक कठिन है, क्योंकि इसमें अधिक समय लगता है और शोध जारी रहने के साथ साथ कार्य प्रणाली में सुधार की आवश्यकता होती है। देखिए, इसमें जो भी पॉइंट्स, इसमें बहुत सी बातें बताई जा रही है जो एक तरीके से हर लाइन टू लाइन चीज़ को बताना आवश्यक नहीं है। आप इसमें कुछ चीज़ें खुद भी पढ़ सकते हैं, जो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, और जो मैंने बताई है उन बातों को भी ध्यान में रख के अंडरलाइन करते जाइए। आपको इसमें स्व अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि इसे आप स्वयं भी समझ सके। केवल वीडियो देखने या किसी लेक्चर को सुन लेने से ही काम नहीं हो सकता, आपको स्वयं भी उसके नोट्स बनाने होंगे। व्यक्तिगत विकास योजना, ये हमारा 6th टूल है। क्या आपने, जैसा इसमें बताया जा रहा है, पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग, तो इसमें इसी बात पर है कि अपने करियर के बारे में क्या हम सोचते हैं, अपने भविष्य में क्या हासिल करना चाहते हैं। इन सब प्रश्नों को, मतलब कि जो ये सब जो प्रश्न होते हैं वो हमारी व्यक्तिगत विकास योजना होता है उसको संबोधित करते हैं। तो यह लक्ष्य और उद्देश्यों को स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। ये जो व्यक्तिगत विकास योजना है, यह लक्ष्य और उद्देश्यों को स्थापित करने की प्रक्रिया है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं अपने करियर में, लघु मध्यम या दीर्घ अवधि में, वर्तमान वास्तविकताओं का आकलन करते हुए कौशल, ज्ञान और क्षमता की ज़रूरतों को पहचान करना। तो इसमें ये सब बातें हैं। इस्टेब्लिश द पर्पस, अपने जो आपका पर्पस है उसको इस्टेब्लिश करें। उसके लिए जो भी नीड्स हैं डेवलपमेंट की, उसको आइडेंटिफाई करें, और फिर उसकी जो अवसर हैं उस विकास के लिए, उस भी जो भी आपने लक्ष्य चुना है उसके लिए क्या क्या अवसर हैं उसके ऊपर फिर एक एक्शन जो प्लान बनाया, एक्शन प्लान, उसको करें। फिर उसके बाद उस कार्य पे निरंतर आगे बढ़ते रहें। फिर रिकॉर्ड्स, जो भी आउटकम्स हैं उनको रिकॉर्ड करें। फिर उनको रिव्यू करें कि आपने वो लक्ष्य हासिल किया है तो, और अगर नहीं कर पाए हैं तो आपसे क्या क्या गलती हुई हैं। तो ये सब बातें, ये भी एक चक्रीय प्रकार से होता है। तो आप अगर जब व्यक्तिगत विकास योजना के बारे में पूछा जाए तो आप इसमें ये डायग्राम बना करके अगर आप इन बातों को अच्छे से लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नया कौशल विकास सीखने तक ही कुछ भी शामिल हो नया कौशल सीखने तक कुछ भी शामिल हो सकता है। व्यक्तिगत विकास योजना इस प्रकार अभिनय का एक संचारित तरीका है। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना हो कि आपका जो लक्ष्य है, आपने कोई सार्थक लक्ष्य चुना है। सॉरी, आप इन लक्ष्यों को कैसे परिभाषित करते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, वही इसमें बातें बताई जा रखी हैं, कैसे बढ़ेंगे। और इसमें कुछ बातें बताई जा रखी कि आपको अपने व्यक्तिगत विकास योजना में क्या क्या बातों को शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बातें बताई जा रखी हैं, जैसे व्यक्ति कहाँ और क्यों होना चाहता है, इसकी स्पष्ट दृष्टि जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी दृष्टि को यथासंभव विस्तृत करना भी सहायक होता है। जैसे आप कोई लैंग्वेज सीखनी है, आपको वो लैंग्वेज क्यों सीखनी है, क्या आप कहीं जाना चाहते हैं इसलिए, आपको कोई शॉर्ट टर्म का कहीं पे आप वर्क कर रहे हैं इसलिए सीखना है, तो ये सब बातें इसमें जाती हैं। दृष्टि को प्राप्त करने के लिए कौशल की एक अच्छी समझ विकसित करने की आवश्यकता। उदाहरण के लिए कि आपको किसी विशेष नौकरी को पाने के लिए अपने चुने हुए करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ कौशल की आवश्यकता है। जैसे आपको कोई नौकरी मिली टाइपिस्ट की, तो आप उसमें अगर करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए कुछ स्किल्स चाहिए होते हैं, जैसे आपको एक अच्छा टाइपिस्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो आप सीखना चाहते हैं, तो ये हमारा उद्देश्य है। इसके ऊपर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। और इसमें नए कौशल जो भी हैं, उस जो जो हमें उनकी मदद चाहिए उसको सीखने के लिए इसमें बातें बताई जा रखी हैं। प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्राथमिकता का स्तर बस एक बार में सब कुछ नहीं किया जा सकता। इसके बजाय किसी को कार्यवाही में प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। जैसे आप कभी आप जा कर के किसी कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं वेब डिज़ाइनिंग का, फिर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, आपका मन हुआ कि मैं ये तो कर ही रहा हूँ, साथ में कुछ और भी कर लेता हूँ, तो आपने
टाइपिंग कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद आपने सोचा कि मैं वेब डिज़ाइनिंग टाइपिंग कर रहा हूँ, मैं फ़ोटोशॉप का कोई कोर्स कर लेता हूँ। फिर आपने फ़ोटोशॉप का कोर्स करना चालू कर दिया। फिर आपने सोचा कि मैं वेब डिज़ाइनिंग फ़ोटोशॉप ये सब कर ही रहा हूँ, अब मैं एक वेब डेवलपर का भी कोर्स कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं वो सब मिक्स हो जाएंगी। तो आपको सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप किसी एक चीज़ को प्राथमिक मानें और एक बार में ही बस केवल उसी चीज़ पर ध्यान करें। एक सब कामों को एक साथ करने की कोशिश ना करें। सिर्फ जो भी जिस क्षेत्र में आपको जाना है उस क्षेत्र की सूची, उस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। उस क्षेत्र में जाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी सूची बनाएं और धीरे धीरे करके एक एक करके उसको कंप्लीट करते जाएं। तो इसमें यही बातें बताई जा रखी हैं। ये लाभ क्या होते हैं इसके? व्यक्तिगत विकास जारी रखते हुए व्यक्ति अपनी क्षमता और आकांक्षाओं को पहचानने में सक्षम होता है। एक स्पष्ट और अच्छी तरह से सूचित लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम हो सकता है। स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों के साथ व्यक्ति वास्तव में उन्हें पूरा करने के लिए अधिक प्रेरित होता है। यह प्रगति का ट्रैक सुनिश्चित करता है। अब आता है इसमें संवाद। जो हम एक व्यक्ति या समूह से जो भी हम बात करते हैं या स्वयं से जो भी हमारी बात होती है उसे हम संवाद कहते हैं। एक अपनी भावनाओं को किसी माध्यम अपने भाव या जो अपने विचार होते हैं एक माध्यम के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही संवाद कहलाता है। तो यहाँ पे ये बातें बताई जा रखी हैं, ये इतना बड़ा पूरा सब यहीं पर है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रखा है, ये जो लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पे, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यक्तिगत समूह और संगठन के स्तर पर सामाजिक बातचीत में संवाद की जांच की जा सकती है। हम इन जगहों पर संवाद को देख सकते हैं। राजनीति में सार्वजनिक संवाद हो सकता है। संगठनात्मक संघर्षों और मतभेदों को सुलझाने के तरीकों में जांचा जा सकता है। तो यहाँ पे ये सब बताए हैं। संवाद दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक संवाद, बाह्य संवाद। आंतरिक संवाद वे संवाद होते हैं कि जो हम स्वयं से करते हैं। आपने भी कई बार नोटिस करा होगा कि आप कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जीवन के कुछ ऐसे क्षण हो सकते हैं कि जब आप स्वयं से संवाद करते हैं या स्वयं सोचते हैं, दूसरे से कोई बात नहीं करते, आप स्वयं से बातें करते हैं। हम ऐसा तब करते हैं जब हम घटनाओं और अनुभवों को समझना चाहते हैं। हम ऐसा ही करते जब हम खुद से पूछकर विभिन्न विकल्पों पर विचार करना चाहते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या वह। हम आगे बढ़ो, खाने के लिए कुछ नहीं, ये सब बातें जो भी आते हैं वो आत्म आश्वासन से संबंधित होता है। हम अपने आप से किस लिए पूछकर अर्थ की खोज करते हैं। तो इसमें ये सब बातें आ जाती हैं। यह कहता है कि विशिष्टता और सामान्यीकृत सिद्धांतों में तर्क द्वारा प्राप्त स्थानीय ज्ञान दोनों के लिए उचित सम्मान देना चाहिए। दोनों को एक दूसरे को संवाद में शामिल करना चाहिए। पेशेवरों को विशेष परिस्थितियों में कार्रवाई के सर्वोत्तम पाठ्यक्रम पर निर्णय देने में मदद करने के लिए फ्रांसिस प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पे बाह्य संवाद के बारे में बात आ चुकी है, जो हम दूसरे लोगों से करते हैं। संवाद के उपयोग पर विचार विमर्श करता है। संवाद की उनकी धारणा अनिवार्य रूप से बाहरी है। उनके लिए संवाद खुला और संबंधपरक है। उन्होंने नोट किया कि दिया का अर्थ है बीज पार के माध्यम से फैलाना या जोड़ना। लोगों का अर्थ है विचार, कारण या निर्णय। बाह्य संवाद द्वारा चिंतन को बढ़ावा देने के अन्य उदाहरण छात्रों और सहकर्मियों से बात करने, सुझाव देखे जा सकते हैं। शिक्षक छात्रों से कर्मियों को चिंतनशील संवाद में शामिल कर सकता है। श्रोता के रूप में छात्र विभिन्न माध्यम से शिक्षक से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसमें बता रखे, वे अपने सीखने के अनुभवों के बारे में एक चिंतनशील लॉग में लिख सकते हैं या पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रपत्र में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वे शिक्षक से कार्यालय या कॉफ़ी लाउंज में बात कर सकते हैं या शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में भाग लेने वालों के रूप में शिक्षक को शिक्षण के प्रभाव और शिक्षण शैलियों की विशिष्टता पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रमुख सूचना दाता है। तो इसमें आप बेसिक बेसिक बातें याद रखना, बना बना के आप इसमें लिख सकते हैं। बस इसकी रीडिंग कर लेना अच्छे से। जो भी बेसिक बातें वो आपको बस ध्यान में रखनी कि बाह्य संवाद क्या होता है, आंतरिक संवाद क्या होता है, संवाद क्या होता है। तो ये भी एक टूल आ जाता है। तो इसमें इसके लाभ क्या होते हैं? संवाद शिक्षार्थियों की मदद करता है यह समझने के वह पहले से क्या जानते हैं, विषय की समझ बढ़ाने के लिए उन्हें क्या जानने की आवश्यकता है,
इसकी पहचान के लिए अपने स्वयं के अनुभव के संदर्भ में नई जानकारी प्रतिक्रिया को समझने बनाने के लिए आवश्यक है। जैसे कि आप अगर संवाद करते हैं, संवाद जैसे जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि संवाद में हम जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके पास जो भी जानकारी होती है वो हमें प्राप्त होती है, हमारे पास जो भी जानकारी होती है वो उसे प्राप्त होती है। तो इसकी सहायता से हम नई जानकारियों को पा सकते हैं, नई प्रतिक्रियाओं को समझ सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो जैसे इसमें बताया जा रहा है, हमें शिक्षकों, नेताओं या सहायक कर्मचारियों के रूप में हमारे छात्रों को तत्काल प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन देकर सीखने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। यह विश्वास और समर्थन का माहौल विकसित करने में मदद करता है। यह कैसे सोचना है, कैसे उचित होना है, कैसे नैतिक निर्णय लेना और किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को कैसे समझना सीखने के सबसे अच्छे वाहन में से एक है। तो ये बातें यहाँ पे बताई जा रखी है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे बता रखा है संवाद के बारे में, एक छोटी सी लाइन में यहाँ पे बता रखा है। संवाद दो तरह का होता है, आंतरिक और बाह्य। यह सीखने की नींव है क्योंकि यह ज्ञान के साथ दूसरे विचारों के साथ बातचीत और जुड़ाव को अनुमति देता है। और व्यक्तिगत विकास योजना एक नियोजित कार्य के माध्यम से हमारे कार्यों को प्राथमिकता देना, हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आ गए। यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ। एनी फ्रैंक एक युवा लड़की की डायरी के संदर्भ में दैनिक जीवन में डायरी लेखन की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। तो इसमें ये बता देना है कि डायरी लेखन का जो दैनिक जीवन में वो क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, एनी फ्रैंक का उदाहरण दे करके आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और बाकी इसमें डायरी की इम्पोर्टेंस आप बता ही देंगे। महात्मा गांधी और कवि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे के पत्रों से क्या सीख मिलती है, तो इसमें आप बता सकते हैं। इसमें जो भी मैंने बताया कि पत्र एक माध्यम होते हैं जिनके द्वारा हम अपने भाव चीज़ों को एक भावना और जो विचार होते हैं उनको एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। हम और भी कई चीज़ों को वहाँ पर सीख सकते हैं, जो बातें मैंने पिछले बता रखी है आपको। चिंतनशील अधिगम के विभिन्न साधन क्या है, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने संवाद के बारे में पढ़ा, जर्नल राइटिंग के बारे में पढ़ा, हमने ऑडियो विजुअल के बारे में पढ़ा। ये सब इसके साधन है। आपके अनुसार कौन सा चिंतनशील अधिगम का सबसे अच्छा साधन है? तो मैं जर्नल राइटिंग और ब्लॉग को सबसे अच्छा साधन मानूंगा। इसमें चिंतनशील साधन के रूप में संवाद का क्या महत्व है, इसमें संवाद का महत्व पे आ रखी है बात। फिर उसमें आपने अपने आकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा चिंतनशील साधन लागू करेंगे, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें सबसे अच्छा जो साधन लगता है वह क्रिया जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्लान, जो हमने पढ़ा है अभी ऊपर में, वो आ जाता है इसमें। हम कैसे कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान हमें एक चिंतनशील व्यवसायी बनाता है, तो इसके बारे में हम बता देंगे अच्छे से। क्रियात्मक अनुसंधान की इसमें हमें चर्चा करनी होगी और इसमें मैं कुछ पॉइंट्स अलग से भी जोड़ने होंगे, उसको समझ करके कि किस प्रकार से हमें चिंतनशील बनाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के क्या फायदे और सीमाएं हैं, चिंतन की प्रक्रिया में श्रव्य दृश्य साधन हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो ये हमारी वीडियो खत्म होती है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिलता है तो कृपया कर इसे शेयर करें जिसको इसकी आवश्यकता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी वीडियोस चाहिए तो कृपया कर उसे कमेंट सेक्शन में लिख दें। धन्यवाद।